प्रणाम। ज्ञान कुंभ 2023 पांचवा ज्ञान कुंभ का शुभ अवसर। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं निधि अग्रवाल, प्रोफेसर निधि अग्रवाल मुझे कहा जाता है, क्योंकि मैं सिखाती हूँ कि कैसे आप डिजिटल लिविंग की टेक्नोलॉजीज को यूज करें, अपने जीवन को सुंदर, स्वस्थ, सुखमय, आनंद में कैसे बिताएं। आज के इस प्रोग्राम में आप सबका अभिनंदन करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। हम कृष्णेष्ट धाम अंबाला से ये प्रस्तुति दे रहे हैं कृष्णेंद्र कथा। कृष्णेंद्र कथावाचक अश्विनी जी दिल्ली वाले हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ेंगे ऑनलाइन आज के इस विशेष सत्र में। और आज है तीसरा दिन ज्ञान कुंभ का। 18 फरवरी से 24 फरवरी तक चलने वाला ये महा उत्सव ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने का सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। इन 7 दिनों में 18 फरवरी से शुरुआत हुई थी। इस बार 18 फरवरी इसलिए भी विशेष थी क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व भी उसी दिन मनाया गया। आज है तीसरा दिन 20 फरवरी। 24 फरवरी को ज्ञान कुंभ की पूर्णाहुति होगी। कृष्णेष्ट धाम के सौजन्य से हर वर्ष इस उत्सव को आयोजित किया जाता है और कृष्णेंद्र कथावाचक अश्विनी जी दिल्ली वाले की गाइडेंस में ही ज्ञान की गंगा में हम कैसे नहाएं, कैसे हम अपने जीवन को ज्ञान से सुंदर बनाएं। क्योंकि सिर्फ अपने कंफ्यूजन से निकलना काफी नहीं, अपनी हर एक समस्या का सॉल्यूशन और प्रिवेंशन, यानी कि जो साधारणतः प्रॉब्लम्स आपके आसपास लोग फेस करते हैं उनसे आप अपने आप को कैसे बचाएं, ये संभव होता है अगर आप अपने ज्ञान को जागरूक करते हैं। कहते हैं कि तन की आंखों से देखोगे, जब तक तन की आंखों से देखोगे तो विज्ञान दिखेगा। जब मन की आंखें खुलने लगेंगी तब ज्ञान भंडार दिखेगा। जब ज्ञान गंगा नहाने चलोगे तब जागृत ज्ञान होगा और उस प्रकाशित ज्ञान से प्रकाशित सारा संसार होगा। जब तुम्हें दिखेगा कि ये ज्ञान स्रोत है, ज्ञान गंगा नहाने के लिए जाओगे तब तुम्हारा ज्ञान जागृत होगा और उसके द्वारा इस पूरे संसार में प्रकाश फैलेगा। और ये संभव हो सकता है ज्ञान कुंभ के पावन अवसर को यूटिलाइज करके। तो आइए अधिक देरी ना करते हुए आज हम कौंडिन्य मूल वाक्य गाते हैं। और सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे वासुदेव धाम जी को इस फेसबुक लाइव में कि वे आए हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में। और 3 बार मेरे साथ बोल बोल के कौंडिन्य मूल वाक्य गाओ। और बेटा अगर कैमरा मेरी तरफ कर सकते हो, यानी कि मैं भी देख पाऊँ स्क्रीन, तो आसान होगा। हाँ, 3 बार कौंडिन्य मूल वाक्य, उसके बाद हम पुष्पार्चन करेंगे, फिर हम शुभ ज्ञापिता गाएंगे और आज की कृष्णेंद्र कथा शुरू करेंगे। आप वासुदेव धाम की आईडी पे इनवाइट भेजेंगे। कृष्णेंद्र कथा। अच्छा, अभी हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कौंडिन्य मूल वाक्य गाते हैं। अहं सत्यं जगत् सुंदरम् अहं शवं शिवं पश्चात् सत्यं पंचारक सत्यं योगवे योगा सत्यं योग
लाइव में हैं हम उनको इनवाइट करेंगे। अभी उन्होंने लाइक किया है। नहीं, ये तो पुराना है। तब तक हम पुष्प अर्चन करें। हाँ, पुष्प अर्चन, ठीक है, आप पुष्प अर्चन करेंगे। कृष्णेश भगवान को प्रणाम। कृष्णेश भगवान को प्रणाम। नवीन समय चक्र दशांग क्षत्री को प्रणाम। नवीन समय चक्र दशांग क्षत्री को सभी प्रणाम। तत्वों को प्रणाम। सभी तत्वों को सभी युगों प्रणाम। के युगल भगवान को प्रणाम। सभी युगल के युगल भगवान को प्रणाम। दक्षिणा तत्व गुरु जी को प्रणाम। दक्षिणा तत्व गुरु जी को प्रणाम। शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम। शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम। निश्चल निष्ठा देवी को प्रणाम। निश्चल निष्ठा देवी को प्रणाम। लड्डू गोपाल जी को प्रणाम। लड्डू गोपाल जी को प्रणाम। छलियम रिसाइकलिंग हांडी को प्रणाम। छलियम रिसाइकलिंग हांडी को प्रणाम। श्री शिव भगवान को प्रणाम। श्री शिव भगवान को प्रणाम। प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम। हम हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। गूंज तो नहीं? बहुत बहुत स्वागत है आपका कृष्णेष्ठ धाम में, और प्रणाम। प्रणाम। अब हम शुक ज्ञानिता जाएं और उसके बाद कृष्णेंद्र कथा आज की शुरुआत करें। जी। कृष्ण बने कृष्णेंद्र और अब कहलाते हैं वे ब्रह्मांडधीश, यानी कि हमारे ब्रह्मांड के राजा हैं कृष्णेंद्र। वही कृष्ण जिन्होंने रास भी रचाया, गोकुल में ग्वाले के रूप में लीलाएं की थी, लेकिन महाभारत के युद्ध के भी रचनाकार वे ही रहे। द्वारकाधीश के नाम से हम उन्हें जानते हैं, और जगन्नाथ में भी कृष्णेंद्र कहलाते हैं। हम सब के ब्रह्मांड के वे राजा हैं। कृष्णेंद्र कथा करवाते हैं कृष्णेंद्र कथा वाचक अश्विनी जी दिल्ली वाले, जिन्हें प्राणाचार्य की उपाधि अपग्रेड करें, ये एक्सपर्टीज है अश्विनी जी की। उन्हें सांसों का सौदागर भी कहा जाता है। मेरी आवाज आ रही है इससे? और उन्हें सांसों का सौदागर भी कहा जाता है। और साथ ही अश्विनी जी विश्व प्रसिद्ध समय चक्राचार्य के, यानी कि समय के बारे में जानकारी नवीन समय चक्र उन्हीं की ही देन है, फादर ऑफ टाइम उन्हें कहा जाता है। अब नवीन समय चक्र के आने के बाद आप चाहे तो अपना समय बदल सकते हैं। कहते हैं ना कि कब मेरे अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, आज से ही आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है, यदि आप समय को ठीक तरह से यूटिलाइज करना सीख लें। और इसे भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कर सकते हैं, शल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या सीमावर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सीबीएम या एचबीएम टेक्नोलॉजी के माध्यम से। व्यवहार ज्ञान पर आज विशेष बातचीत करने की, क्योंकि इस बार ज्ञान कुंभ में विषय व्यवहार ज्ञान भी रखा गया है। आज तीसरा दिन है ज्ञान कुंभ के पावन अवसर का। शुभ ज्ञान का गाके हम कृष्णेंद्र कथा आज की सुनेंगे अश्विनी जी के श्रीमुख से। तो मेरे साथ बोल बोल के कृष्णेंद्र कथा गाएं। शुभ
मेरी चढ़ा दे शपथ को हमको दिखा दे द्वार तुम जो ना दिखा दे तो दो ना माता तो अश्विनी जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि आज की कृष्ण कथा का शुभारंभ करें। जी, आप सभी का स्वागत है इस आज की कृष्णेंद्र कथा में, कृष्णेंद्र कथा के आज के सत्र में। और ज्ञान कुंभ चल रहा है, तीसरा दिन है आज, 18, 19, 20। और इस बार का ज्ञान कुंभ का जो विचार रखा गया था वो था व्यवहार ज्ञान के। व्यवहार ज्ञान को हम लोग इस ज्ञान कुंभ में के ऊपर चर्चा रहेगी और समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, मेरे ख्याल से समझना तो पड़ेगा ही, कोई हल तो है नहीं, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास कि व्यवहार ज्ञान को हम किसी भी तरह से अवॉइड कर सके। तो ये बात तो हमें पहले दिन ही समझ में आ गई थी, पर ये हर बार रिपीट करनी पड़ती है क्योंकि हम अभी तक भी सवाल ही नहीं उठा पाए हैं कि हमें व्यवहार ज्ञान में करना क्या चाहिए या व्यवहार ज्ञान क्या होता है। तो जैसे कि पहले बात हुई है, शायद व्यवहार ज्ञान शुरू होता है विवाह से। व्यवहार ज्ञान शुरू होता है विवाह से, यानी विवाह से का मतलब ये नहीं कि जब विवाह हो गया उसके बाद से ना, जिस दिन से आपके दिमाग में विचार आया कि मुझे विवाह करना है या अब मेरा विवाह हो जाना चाहिए, मतलब आपके मन में विचार आया या किसी ने प्लांट किया, तो हम लोग व्यवहार ज्ञान की बात कर रहे थे कि व्यवहार ज्ञान टॉपिक रखा आपकी बार हमने ज्ञान कुंभ में। तो व्यवहार ज्ञान शुरू कब से होता है, इस बात में शुरू किया था हम लोगों ने कि व्यवहार ज्ञान शुरू होता है विवाह से। तो यहाँ पर विवाह से का मतलब विवाह से नहीं, विवाह का विचार आने से। अब वो विचार आपका अपना है या किसी का दिया हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब विवाह कर लेना चाहिए तो व्यवहार ज्ञान शुरू हो जाता है। तो क्या उससे पहले व्यवहार ज्ञान था नहीं, या उससे पहले जरूरत नहीं थी व्यवहार ज्ञान की, या फिर उससे पहले का जो व्यवहार ज्ञान था उसका कोई मतलब नहीं था। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता व्यवहार ज्ञान ना हो, क्योंकि आपसे पहले भी तो बहुत लोगों का विवाह हुआ है। विवाह हुआ तो आप उसमें आए हो। तो विवाह से शुरू होता है आपका व्यवहार ज्ञान। आपके लिए जो व्यवहार ज्ञान होना चाहिए, आपको जो सीखना चाहिए व्यवहार ज्ञान, वो शुरू होता है आपके मन में जब विवाह का विचार आता है। और विवाह का विचार का मतलब यहां पर यह हुआ कि अगर आपके दिमाग में जिस दिन दोस्त बनाने का, फ्रेंड बनाने का विचार आ गया, तो समझो आप विवाह योग में आ गए, विवाह के मोड में आ गए आप। ये नहीं है कि आपने फ्रेंड बना रहे हो तो उसका मतलब ये एक्चुअली मिसिंग हुआ इसीलिए है। व्यवहार ज्ञान जो है विवाह पे शुरू हुआ कहा गया, और उससे पहले का व्यवहार ज्ञान क्या, तो वो व्यवहार ज्ञान मिसिंग होने के कारण ही हम लोग फ्रेंडशिप को एक सक्सेसफुल फ्रेंडशिप, यानी कृष्ण और सुदामा की फ्रेंडशिप नहीं बना पाए, या मैं कहूं कि कृष्ण और
राधा वाली फ्रेंडशिप हमें समझ में नहीं आई, या गोपियों के साथ कृष्ण की क्या दोस्ती थी ये समझ में नहीं आई। और अगर उससे थोड़ा और पहले चले तो क्या राम जी की किसी के साथ दोस्ती थी? आप मुझे एक एग्जांपल बताओ जो राम जी के दोस्त हो, मित्र हो। बचपन के मित्रों की बात हो रही है यहां पर, क्योंकि मित्र जो है वो 2 साल के बाद से बनने शुरू हो जाते हैं। तो क्या राम जी का कोई मित्र था? और उससे थोड़ा और पहले चले तो क्या शंकर के कोई मित्र थे? तो अब हम अगर अवतारों की बात करें, जो विष्णु के अवतार आते हैं उनकी बात करें, तो उनमें से मित्रता शब्द आया कहां से, जुड़ा कहां से? अगर हम इस बात को समझें कि मित्रता शब्द जुड़ा कहां से, देवताओं में आपस में कोई मित्रता थी नहीं कभी, किसी भी देवता को किसी मित्र की जरूरत थी नहीं कभी। भगवान को मित्र की जरूरत थी नहीं कभी। तो मित्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली आया कृष्ण से। कृष्ण पूर्ण अवतार थे, तो क्योंकि वो पूर्ण अवतार थे तो उसमें नेचुरल ऑब्वियस सी बात है कि मित्रता जुड़नी ही थी। उससे पहले सिर्फ रिलेशंस की बात होती थी। राम जी के टाइम में 4 भाई थे, उसके बाद उससे पहले 4 भाई थे, 4 भाई रहे, बहुत से लोग आए, जुड़े और चले गए। राम जी की मित्रता किसी से नहीं थी। ऐसे ही परशुराम जी का कोई मित्र नहीं था, और ऐसे ही बलराम का भी कोई मित्र नहीं था। आप देख लो, उठा करके कई पूरी हिस्ट्री, रामायण महाभारत सब कुछ पढ़ लो, भागवत, कुछ भी, मित्रता की जब बात आती है तो कृष्ण का नाम आता है सबसे पहले। नरसिंह अवतार हुए, कोई मित्र नहीं। कच्छप अवतार तो चलो एक को दूसरी उसके थे। वामन अवतार, कोई मित्र नहीं। मोहिनी, अब यहां पर ना एक और चीज समझ, अब मोहिनी अवतार है या अंश है या विष्णु खुद स्वयं है, अब ये बात यहां पर समझनी पड़ेगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विष्णु के बारे में कहा जाता है कि विष्णु अवतार लेते हैं, और विष्णु के अंश अवतार होते हैं, क्योंकि कृष्ण पूर्ण अवतार थे तो अंश अवतार थे, पहले वाले अंश अवतार हो गए। तो ये अंश शब्द जो है जोड़ लिया गया, असल में तो विष्णु स्वयं ही थे वो, पर अवतार के रूप में आते हैं तो उनकी कम कैपेबिलिटीज लेकर आते हैं, मतलब वही कैपेबिलिटीज लेकर आते हैं जिनका उपयोग होना है। जैसे नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को निपटाना था, मारना था, तो उन्होंने स्पेसिफिक वो अवतार लिया, वही जिसके कारण वो हिरण्यकश्यप को मार पाए। वामन अवतार लिया उन्होंने क्योंकि राजा बलि से राज्य छीनना था, वो मिसयूज करते थे। अब ये एक चर्चा का विषय हो सकता है कि वो मिसयूज क्या करते थे, तो ये तो आपको खोज करनी पड़ेगी, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जब परशुराम के अवतार में आए तो उनके पास उससे पहले ना किसी भी अवतार की फैमिली नहीं थी। फैमिली का जो कॉन्सेप्ट जुड़ा है वो परशुराम जी से शुरू हुआ, यानी व्यवहार ज्ञान की जब बात शुरू होती है, चर्चा शुरू होती है, बातचीत होती है, करनी है, अगर समझना है तो हमें वहां तक समझना पड़ेगा, जाना पड़ेगा पहले, तो हमें पता लगेगा। क्योंकि जब परिवार आ गया तो व्यवहार ज्ञान आ गया। जब परिवार आ गया तभी तो व्यवहार ज्ञान की शुरुआत हुई, तो क्या उससे पहले व्यवहार ज्ञान था नहीं?
व्यवहार ज्ञान जो है ये डेवलप होता है समय के साथ। एक्चुअली व्यवहार ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, बाकी सारे ज्ञान जो है तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ज्योति ज्ञान, आयु ज्ञान, ये सारे के सारे फिक्स हैं, ये समय के साथ बदलते नहीं है। सिर्फ एक व्यवहार ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो समय के साथ बदलता है। और वो जो कहा गया ना, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो वो इसी कंफ्यूजन की देन है कि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस मींस यू कीप लर्निंग व्यवहार ज्ञान ऑल द टाइम। हमेशा तुम्हें व्यवहार ज्ञान ही सीखना पड़ता है। आयु ज्ञान आपका कभी नहीं बदलता, तत्व ज्ञान आपका कभी नहीं बदलता, आत्मज्ञान आपका कभी नहीं बदलता, बदलता ही नहीं है वो, सिर्फ व्यवहार ज्ञान बदलता है। और क्योंकि व्यवहार ज्ञान वाज टोटली इग्नोर्ड, वाज नेवर गिवन ए प्रेफरेंस, क्या है तो अपने आप आ जाता है। लोगों ने ये शुरू कर दिया कि ये अपने आप आ जाता है, जबकि सनातन कल्चर में व्यवहार ज्ञान के लिए 4 हिस्सों में लाइफ को डिवाइड किया था। 1 से 25 साल ब्रह्मचर्य, फिर 25 से 50 विवाह, और फिर वानप्रस्थ, और फिर सन्यास। सन्यास जो है 4th, चौथा आश्रम कहा गया। 4 आश्रम बताए गए हैं, जीवन के 4 आश्रम बताए गए थे। और ये 4 आश्रम जो बताए गए थे, ये बताए गए थे अन्यानी सभ्यता में, कि 4 आश्रम है। और आश्रम यानी आओ और श्रम करना सीखो। तो ये नहीं कि पहले 25 साल आपने श्रम किया। ये सब, इसको समझने में इतना कंफ्यूजन रहा है कि लोगों ने सोचा कि 25 साल तक तो आप सिर्फ श्रम करते हो, मेहनत करते हो, उसके बाद आप जो है उसमें आ जाते हो, कैरियर में आ जाते हो। तो कैरियर में मेहनत नहीं करनी पड़ती क्या? कैरियर में भी तो मेहनत करनी पड़ती है। विवाह करते हो तो बच्चे पालने में मेहनत नहीं करनी पड़ती क्या? वानप्रस्थ में जाओगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या? रोटी बना के, रोटी बनेगी नहीं तो खाओगे कैसे? और बनेगी कैसे अगर बनानी नहीं आती तो? आती भी है और बनाओगे नहीं, वो तो प्रैक्टिकली बनानी पड़ेगी ना। या फिर चलो आप कुक्ड फूड नहीं खाना चाहते तो जंगल में जाओगे, जो मिलता है वहां से वो लोग लेकर के खाओगे। और उसमें क्या है? फूल, फल, पेड़ पौधे, तनी, जानवर। तो 25 साल, 50 साल, 75 साल और 100 साल, एवरेज उम्र 100 साल की मान के चलते थे। तो उसको 4 हिस्सों में बांट दिया। तो ये अन्यानी सभ्यता की ही कैलकुलेशंस, गणित सारा का सारा। और उसमें कंफ्यूजन बहुत था। कंफ्यूजन बहुत हो गया, या तो या समझने की वजह से हो गया या किस वजह से हो गया पता नहीं। क्यों विवाह जो है उसको 25, ब्रह्मचर्य का मतलब 25 साल तक आप विवाह नहीं कर सकते। अब किसी की उम्र ही 26 साल हुई तो, और ऐसा हुआ तभी जो है विवाह का उम्र जो है बदलती गई। कभी 15 साल की उम्र में कर दिया, कभी 13 साल की उम्र में कर दिया, कभी 20 साल में, कभी 21 में, कभी 24 में, कभी 27 में, कभी 42 में। कोई हिसाब किताब रहा ही नहीं, मतलब कोई गणित नहीं रहा। कारण बड़ा सिंपल सा है कि व्यवहार ज्ञान वाज मिसिंग। व्यवहार ज्ञान के आधार पर अगर ये डिवीजन किया होता, अभी तो जो 4 आश्रमों में जो डिवीजन किया था जिंदगी का, जीवन का, वो उसका आधार जो है ना वो जेंडर बेस्ड था। वो बहुत बड़ा इशू था, एक जेंडर बेस्ड चलता था व्यवहार ज्ञान पहले।
तो इसीलिए जेंडर्स के बहुत सारे इश्यूज अभी तक भी रहते हैं, जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर वो डिस्क्रिमिनेशन और वगैरह वगैरह, पता नहीं कितने सारे समस्याएं चल रही हैं। उसकी वजह से आधा वर्ल्ड परेशान है। आधा वर्ल्ड क्यों, 99% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है हमारे अर्थ पे, पृथ्वी पर, वो परेशान है। कुछ लोग कहते हैं विवाह करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह के टाइप तो कितने हो चुके हैं, तो सोचने वाली बात ही नहीं है, समझने वाली बात है ही नहीं कि कितने विवाह के टाइप हो गए हैं। पहले भी थे, अन्यानी सभ्यता में गंधर्व विवाह हो गया। अरे आजकल जो ये लव मैरिज और ये बड़े सारे चक्कर चल रहे हैं ना, ये सारे गंधर्व विवाह के वजह से चल रहे हैं, क्योंकि गंधर्व विवाह का मतलब समझ में नहीं आया किसी को। गंधर्व विवाह हुआ करता था, एक्चुअली गंधर्व विवाह कहा जिसको, वो ये कहा कि किसी स्त्री ने किसी और पुरुष को, उसका पति था, ब्याह हुआ पति था, पर किसी और पुरुष को उसने वर्ण कर लिया। स्वयंवर का सिस्टम था उस टाइम पर। तो स्वयंवर का मतलब ही अब अगर समझोगे तो स्वयंवर का मतलब ये नहीं होता है कि वो पति पत्नी हो गए। कन्या के हाथ में था, वो जब मर्जी वर कर सकती थी। अभी एक चर्चा हो रही थी कहीं पर बनारस में कई लोगों के साथ, तो उन्होंने बताया कि पहले जो है ना, नियोग एक शब्द हुआ करता था। एक योग होता है, एक वियोग होता है, एक नियोग होता है। तो जो गंधर्व विवाह था, वो नियोग में जो कन्या आ जाती थी, वो रहना चाहती थी, तो वो गंधर्व विवाह करती थी। फिर जैसे कुंती ने किया, कुंती ने गंधर्व विवाह किए थे। तो क्योंकि स्वयंवर की प्रथा थी, तो स्वयंवर में पुरुष के हाथ में कुछ भी नहीं था एक्चुअली। एंटायर ऑल डिसीजंस वर लेफ्ट इन द हैंड ऑफ कन्यास, फीमेल्स। और इसीलिए स्वयंवर की प्रथा जो कृष्ण ने डिस्कार्ड करी थी एक्चुअली, कि स्वयंवर की प्रथा जो है वो नुकसान देती है, व्यवहार ज्ञान को आने नहीं देती है। अगर आपको पता हो तो कृष्ण की 16,000 रानियां थी। अब यहां पर आपको एक ये भी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, रानी और पत्नी में क्या फर्क है। रानी का मतलब पत्नी नहीं होता है। रानी का मतलब पत्नी नहीं होता है। तो कृष्ण की 16,000 रानियां थी, वह पत्नी रुक्मिणी थी। तो ये जो कंसेप्ट, ये जो चीजें हैं, ये समझने के लिए हमारी सबसे बड़ी जो इशू है हमारे साथ, कि ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है क्या। लोग जो चलते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं, लेकिन पहले जो विधा थी वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, किताबों पे कोई नहीं चलता था। क्यों नहीं चलते थे किताबों के ऊपर? उसका एकमात्र कारण था कि किताब लिखने में कोई भी गलती कर सकता है, या किताब लिखने में वो अपना एक्सपीरियंस डालेगा ही डालेगा, जो कि जरूरी नहीं है यूनिवर्सल हो, और यूनिवर्सल होगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल करने का मतलब है कि उस जगह की ज्योग्राफी यानी वातावरण एक हो, जो कि संभव नहीं है। पूरी पृथ्वी पर एक ही वातावरण हो, वो संभव है ही नहीं। कारण है कि सूर्य की मूवमेंट और चंद्रमा की मूवमेंट, उनके ऊपर जो उनकी मूवमेंट पे डिपेंड करता है वातावरण का चेंज होना। तो वो यूनिवर्सल हो ही नहीं सकता। सूर्य यूनिवर्सल है, लेकिन सूर्य के द्वारा दिया हुआ जो प्रकाश है, जो एनर्जी है जो आ रही है पृथ्वी पर, वो कस्टमाइज्ड है। कहीं पर कोई पेड़ लगा हुआ है तो उस जगह का एरिया का कुछ और हो जाएगा। कहीं पर सूर्य जो है किसी पोजीशन में है, कहीं पर उसकी
एनर्जी ज्यादा निकल रही है, कहीं पर कोई एनर्जी निकल रही है, तो उस तरीके से बिहेव करेंगे लोग वहां के। तो व्यवहार ज्ञान इज नथिंग बट बिहेवियर। बिहेवियर समझना है तो उसके लिए हमें प्रकृति की दी हुई क्या क्या चीजें हैं उनको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए प्रकृति काम नहीं आती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है? प्रॉब्लम ये हो गई है, साइंस के कारण आई है ये प्रॉब्लम। मैं कहूंगा कि साइंस ने जो एग्जिस्टिंग है उसको समझने की कोशिश शुरू की बिना व्यवहार ज्ञान के। वो समझने की कोशिश तो शुरू की, शुरुआत अच्छी थी कि कोशिश शुरू करोगे समझने की कि ये सितारे क्या कह रहे हैं, ये चंद्रमा की मूवमेंट क्या कह रही है, या ये सूर्य की मूवमेंट क्या कह रही है, इसकी एनर्जी क्या दे रही है। जैसे आज सोलर एनर्जी पर पहुंचे हम लोग, तो ये सोलर एनर्जी एक्चुअली बहुत एक छोटा सा यूज है सूर्य सन एनर्जी का, सोलर एनर्जी का, वो छोटा सा उपयोग, और जो नुकसान भी देता है, फायदा तो देता ही है पर नुकसान भी देता है, साइड इफेक्ट्स भी है इसके। तो साइंस तो कहती ही है कि भाई हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट होंगे, तो आप समझो उसको। एलोपैथी की दवाई, आयुर्वेद की दवाई, हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं। अगर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स नहीं होते तो बीमारियां बढ़ती नहीं, एक ही बीमारी रहती। साइड इफेक्ट्स के कारण बीमारियां बढ़ती चली गई, बीमारियों के काउंट बढ़ते चले गए, और हमारी साइंस ने समझा कि हमने नई चीज खोज ली है। देखो साइंस की मिसगाइड कहां हुई? साइंस मिसगाइड यहां पर हुई कि मैंने कुछ खाया और उसकी वजह से मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई। तो अब प्रॉब्लम आ गई, उसका सॉल्यूशन या तो वैसे कहते हैं कि बॉडी इज ए सेल्फ हीलिंग सिस्टम, पर मैं डॉक्टर के पास गया या किसी वैद्य के पास गया और उसने मुझे कुछ दवाई दी और उससे वो मेरी प्रॉब्लम हल हो गई। ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम थी, मेरे को दवाई दी उसने, उसको दवाई कहा गया क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए थी। और थोड़े दिनों के बाद मुझे कोई और प्रॉब्लम आई, तो वो प्रॉब्लम जो है साइड इफेक्ट्स की वजह से आई। प्राइमरीली दो कारण हो गए। एक तो ये हो गया कि मुझे पता लग गया यार मैं वो खाता हूं तो मेरे नुकसान होता है पर स्वाद बहुत लगता है, तो मैंने वो दोबारा खा लिया। फिर मुझे वो प्रॉब्लम आई, मैं फिर दवाई लेने के लिए चला गया, क्योंकि वो मुझे पता है कि उस प्रॉब्लम के लिए वो दवाई वहां से मिलती है। लेकिन जब पहली बार जो दवाई खाई थी, वो साइड दूसरी जो बीमारी आई है वो तो खाने की वजह से आई नहीं है, वो साइड इफेक्ट की वजह से आई, और वो किसी को समझ में आया नहीं क्योंकि वो साइड इफेक्ट 6 महीने बाद रिफ्लेक्ट हुआ। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने ये समझा ही नहीं कि साइड इफेक्ट 6 महीने बाद भी आ सकता है, जबकि ये पहले से पता है इस बात का। 100% सबको पता है कि साइड इफेक्ट जो है उसमें आने में टाइम लगता है। और बात विवाह से शुरू हो रही है, व्यवहार ज्ञान विवाह से शुरू होता है। ये बात क्यों कही गई? भाई प्रेगनेंसी में डिलीवरी 9 महीने के बाद होती है, तो हर चीज के साइड इफेक्ट्स जो है उसको आने में टाइम लगता है, और उसको तुम जोड़ना ही। अब आज की तारीख में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो पूछता है हेरिडिटरी क्या प्रॉब्लम थी, किसी को प्रॉब्लम थी कि नहीं थी। आप देखो ये साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, कि अब साइड इफेक्ट्स की स्टडी कैसे शुरू हुई। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पूछते हैं कि आपके घर में ये पहले किसको, आपके बड़ों में किसी को प्रॉब्लम है, ये पेरेंट्स को? उसने कहा नहीं है, तो कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं है। अच्छा फीमेल आपकी वाइफ के ग्रैंड पेरेंट्स को पूछो। मतलब इमेजिन कि सारी हिस्ट्री को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वहां से तो साइड इफेक्ट अब नहीं आया, कि उसने कोई दवाई खाई होगी उसका साइड इफेक्ट मुझे आ जा रहा है, और पुनर्जन्म को मानने को तैयार नहीं है। ये पुनर्जन्म ही तो है कि वही प्रॉब्लम तुम्हें रिपीट हुई, तो प्रॉब्लम वो पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ? एक ही प्रॉब्लम आज आई है मेरे को और 10 साल बाद आई है वही प्रॉब्लम, तो उसी प्रॉब्लम का पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ?
पर पुनर्जन्म को डिस्कार्ड करते हैं कि पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, जबकि हर समय हम लोग ये सारे के सारे सिस्टम देख रहे हैं अपने आप से, पर क्योंकि व्यवहार ज्ञान का नहीं पता इसलिए हम लिंक नहीं कर पाते, इसलिए हम कनेक्ट नहीं कर पाते किसी चीज को भी। तो अब जो ये बात थी अन्यानी सभ्यता तक लिमिटेड, जब से अन्यानी सभ्यता पूर्ण हुई है, समाप्त हुई है, खत्म हुई है, उसके बाद ऐशो सभ्यता दिखनी शुरू हुई है, तब से समझ में आनी शुरू हुई है। ये कब हुआ था? 2000। ऐशो सभ्यता की बात कब से शुरू हुई होगी पता नहीं, आप लोगों को शायद ज्ञान हो थोड़ा बहुत तो बता देना, क्योंकि ऐशो सभ्यता वैसे तो 2006 से शुरू हो गई थी, लेकिन इसका समझ में आना शुरू हुआ अभी थोड़े दिन पहले से ही, या साल 2 साल हुए होंगे शायद। 13वीं हुई थी उसकी, 13वीं कब हुई थी? उसके बाद से शुरू हुई है। खैर, तो हम जो बात कर रहे थे कि अन्यानी सभ्यता ही हमें समझ में आनी शुरू हुई थी 2006 के बाद। एक्चुअली क्या हुआ कि नवीन समय चक्र का उद्घाटन जब हुआ था 2006 15 जुलाई को, तो अन्यानी सभ्यता उसके बाद ही समझ में आनी शुरू हुई कि अन्यानी सभ्यता क्या थी, क्या चल रहा था, अन्यानी सभ्यता ने क्या क्या किया, क्या क्या दिया, और फिर उसके बाद समझ में आने लगा कि उसमें क्या चीजें मिसिंग थी, क्या चीजें नहीं थी उसमें अवेलेबल, जो कि जीने के लिए चाहिए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था नारी ज्ञान, फिर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था श्वास प्रक्रिया, श्वास योग, फिर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था HBM, हार्ट बीट मॉड्यूलेशन क्या होता है, फिर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वेस्टेज को क्या करें, पोल्यूशन इतना हो रहा है वेस्टेज के कारण, उस पोल्यूशन का करे क्या, कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा उसका। तो अन्यानी सभ्यता में इन सब का कोई जवाब था नहीं, और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा था, पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। फिर ऐशो सभ्यता ने बताया कि पोल्यूशन को तुम रिसाइकिल मत करो, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करो और फिर उसका यूज करो। तो कन्वर्ट योर वेस्टेज इनटू एनर्जी सो दैट पोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट। पोल्यूशन इज ए इंटरमीडिएट प्रोसेस। तो अगर तुम वेस्टेज को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दोगे एनर्जी में तो वो इंटरमीडिएट प्रोसेस आएगी नहीं। और इसको समझना है ना, तो आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा जो आप समझ पाएंगे। एक बैल आपने सुना होगा, ऑक्स जिसको कहते हैं, बैल। बैल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑक्स कहते हैं, बुल कहते हैं, जो भी कहते हैं। एक होता है बैल और एक होता है सांड, बुल। हाँ, सांड को बुल कहते हैं, तो बैल को तो कुछ और कहते होंगे। बैल को क्या कहते हैं? अटक गया यार ये। बैल को क्या कहते हैं? ऑक्स और बुल। चलो, 2 हो गए, ऑक्स एंड बुल 2 हो गए। अब क्या पता, आपको पता है कि बुल को कन्वर्ट किया गया ऑक्स में? क्या आप जानते हो इस बात को? तो व्यवहार ज्ञान मिसिंग है, वो इसी एक एग्जांपल से समझ आ जाएगा कि व्यवहार ज्ञान टोटली मिसिंग है। कि हम मतलब इमेजिन कि ये जो आज की तारीख में जो ये कल्चर जो बिगड़ गया, जो कल्चर जो कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूजन वाला हो गया, और विवाह नाम की चीज के ऊपर किसी का भरोसा नहीं रहा, या विवाह नाम की कोई चीज होती है नहीं होती है, इस पे इतना कंफ्यूजन है, इतना डिस्कशन है। और ये इसका सबका आधार जो है ना, वो ये ऑक्स और बुल के एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा कि ऑक्स जो है, सॉरी, बुल जो है वो मेहनत नहीं कर सकता। पता है आपको? बुल एक ऐसा एंटिटी है, ऐसी योनि है
जो मेहनत नहीं कर सकती, और ऑक्स एक ऐसी एंटिटी है जो सिर्फ मेहनत कर सकती है। तो जो ये आजकल आप समझ रहे होंगे ना, जो ये क्लोनिंग का जो सिलसिला चल रहा है, क्लोनिंग या रोबोट्स, रोबोट किसको रिप्रेजेंट करते हैं पता है? बुल को, ऑक्स को। क्योंकि वो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। उनको व्यवहार ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। सी द की इज के तुम बुल को जो है, और ऑक्स, बुल को वो नहीं बना सकते, गुलाम नहीं बना सकते, ऑक्स को बना सकते हो। तो व्यवहार ज्ञान मिसिंग जो होना शुरू हुआ, या उसके ऊपर काम नहीं हुआ कुछ, उसका एकमात्र कारण यह है कि हम सबको ऑक्स बना दें। अब सोच लो कि ऑक्स बनने का क्या रिजल्ट आएगा। ये समझने वाली बात है। हम लोग व्यवहार ज्ञान पे चर्चा कर रहे हैं। तो अब ये एक एग्जांपल मैंने बताना था कि ऑक्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, ऑक्स बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, बेकार की वो टेक्नोलॉजी है, किसी काम की नहीं है। जो एंटिटी नेचुरल है उसको वैसे ही रहने दो, फिर देखो आप कि कोई भी समस्या आ नहीं सकती है। पोल्यूशन आना शुरू तभी से हुआ है जब से बुल को ऑक्स बनाया गया। पोल्यूशन का सिलसिला ही तब से शुरू हुआ है ये। और कब से शुरू हुआ ये ऑक्स को बुल बनाने का सिस्टम, ये पता नहीं है मेरे को। एनीवे, तो हम लोग व्यवहार ज्ञान की बात कर रहे थे, और जब आपके दिमाग में विचार आता है विवाह का, तब से व्यवहार ज्ञान शुरू हो जाता है। तो आपको सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे आप विवाह के लिए चल दिए तो समझो कि आप अपने को तो खराब कर ही रहे हो, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हो। यह मैं पुरुष की बात कर रहा हूं कि पुरुष अगर विवाह, क्योंकि विवाह करने के लिए पुरुष जाता है, स्त्री नहीं जाती। स्त्री ने स्वयंवर का वो निकाल दिया एक एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद पुरुष भागा फिरता है। तो पुरुषों को यह समझ लेना चाहिए कि भैया तू विवाह करने जा रहा है तो तूने व्यवहार ज्ञान सीखा कि नहीं सीखा। और कन्याओं को यह बात समझ लेनी चाहिए कि भैया इसको व्यवहार ज्ञान आता है तो मैं शादी की सोचूं, नहीं तो सोचनी नहीं है। उस लड़के के साथ विवाह अगर करोगी जिसको व्यवहार ज्ञान नहीं आता, उसने नहीं सीखा, ठीक से नहीं सीखा, तो समझो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। डू नॉट एक्सपेक्ट बुल। तो व्यवहार ज्ञान इतना जरूरी है, और पुरुषों के लिए जरूरी है, बिकॉज पुरुष जाता है विवाह करने के लिए। ये जो प्रथा क्यों नहीं बंद हुई अभी तक? मतलब एक कितने लोगों ने ये अभियान चलाया कि लड़की जो है वो घोड़े पर बैठ करके या घोड़ी पर बैठ करके, अब ये भी एक पंगा है कि घोड़े पर बैठ के जाए या घोड़ी पे बैठ के जाए। एनीवे, तो लड़की लड़के के घर क्यों नहीं जाती है, और लड़का घोड़ी पे बैठना क्यों चाहता है? तो लड़का जाता है लड़की के घर पे विवाह करने के लिए, इस बात को समझना जरूरी है। और इसीलिए पुरुष को व्यवहार ज्ञान सीखना बहुत बहुत जरूरी है सबसे पहले, और फिर उसके बाद अगर वो विवाह करने की सोचेगा तो सुखी रहेगा। इसीलिए जो ऐशो सभ्यता ने व्यवहार ज्ञान को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और इसने जीवन के 7 फेजेस बनाए हैं। मतलब ऐशो सभ्यता कहती है, ऐशो सिविलाइजेशन कहती है कि देयर आर 7 फेजेस ऑफ लाइफ, नॉट 4 फेजेस।
4 फेजेस वाला कॉन्सेप्ट गलत है, बेकार है, यानी उससे आपको कंफ्यूजन दूर नहीं होता आपका, उसमें कंफ्यूजन आने के चांसेस ज्यादा है, कम होने के चांसेस बहुत कम है। तो 7 फेजेस ऑफ लाइफ बताए हैं ऐशो सभ्यता ने। मुझे टाइम बताते रहना कितना हो गया। तो ये इसी पे लिखना पड़ेगा, व्हाट्सएप पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये जो आपने समझा ना कि क्या हुआ, कि इशू क्या हुआ, कि देयर आर 7 फेजेस ऑफ लाइफ, 7 फेजेस ऑफ लाइफ, एंड उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है गर्भकाल, वो 3 साल का बताया गया है, और अन्यानी सभ्यता में गर्भकाल को 9 महीने का बताया गया था। सबसे बड़ा फर्क यहां से ही शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद 3 साल से लेकर 9 साल तक का काल होता है बाल्यकाल, जो कि कृष्ण का बाल्यकाल सर्वोत्तम माना जाता है। कृष्ण का बाल्यकाल समझो आप, तो आपको समझ में आएगा कि बाल्यकाल का मतलब क्या होता है। फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्कल आपका उसी समय में डेवलप होता है। एक ना शब्द हुआ करता था लंगोटिया यार, तो वो वही था जो बचपन से साथ खेले। बचपन का मतलब है 3 साल के बाद से साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे, एक ही स्कूल में जाते थे, आसपास ही रहते थे, वगैरह वगैरह। तो यहां पर जो फर्क समझने वाली बात है वो ये है कि बाल्यकाल तक जेंडर हैज नो मीनिंग। बाल्यकाल तक जेंडर हैज नो मीनिंग। उसके बाद संभाल काल शुरू होता है। अब जो उसमें कहा गया था कि आप ब्रह्मचर्य में अपना बहुत मेहनत कर लो और सब कुछ सीख लो, समझ लो, जिससे कि आगे आपकी जिंदगी आसान हो जाए। जबकि ऐशो सभ्यता कहती है कि आनंद तो साथ साथ चलता है। ये नहीं कि 25 साल तक तो आपने बहुत मेहनत करी और उसके बाद आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। मेहनत तो आपको सारी उम्र करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी काल हो। पर फर्क सिर्फ ये है कि मेहनत करने की डायरेक्शन बदलती जाएगी। तो मेहनत करने की डायरेक्शन बदलती जाएगी यानी व्यवहार ज्ञान बदलता जाएगा। तो लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब समझ लो कि वो है, यानी व्यवहार ज्ञान आपको लगातार सीखना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। व्यवहार ज्ञान आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, करते, और लगातार हर साल, हर 6 महीने, हर महीने आपको समझना ही पड़ेगा कि आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या। जैसे प्रोजेक्ट जब करते हैं, हम कैरियर की बात करते हैं, तो कैरियर में आज जब नौकरी ज्वाइन की तो आज एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको पूरा किया तो उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट लोगे ही नहीं क्या? ऐसा तो नहीं है ना कि दूसरे प्रोजेक्ट में तुम जाओगे नहीं, एक ही प्रोजेक्ट में कर लिया उसके बाद क्या करोगे? तो प्रोजेक्ट तो रोज बदल सकते हैं, और रोज प्रोजेक्ट बदलेंगे तो रोज तुम्हें नया सीखना ही पड़ेगा। अगर नया प्रोजेक्ट में डाला और उसके बारे में नहीं सीखोगे तो करोगे कैसे? परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो जीरो, तो नौकरी से बाहर। तो लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स पहले व्यवहार ज्ञान तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, और व्यवहार ज्ञान के ऊपर ही आपका कैरियर की सक्सेस डिपेंडेंट है। सबसे पहले पहला जो रूल है, पहला जो रिजल्ट है, वो है सक्सेस इन योर कैरियर इफ व्यवहार ज्ञान तुमने ठीक से सीखना सीख लिया तो।
और इसीलिए तुम्हारी लर्निंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ई स्क्वायर कोशेंट के पैरामीटर के रूप में मेजर की जाती है ये। तो ई स्क्वायर कोशेंट यानी लर्निंग एफिशिएंसी आपकी बहुत अच्छी हमेशा रहनी चाहिए, जिससे नया सीखने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो। और एक बात और मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स, बीमारियां आई हैं, ये ज्यादातर बीमारियां आई हैं किस वजह से? लोग एक शब्द यूज करते हैं इम्यूनिटी गिरने से, कि इम्यूनिटी कम हो गई तो बीमारी आ गई। लेकिन इम्यूनिटी कम होती कैसे है? इम्यूनिटी है तो वो किसी ना किसी कारण से ही तो कम होती होगी, और आप रोज उसको और मेंटेन कर रहे हो और फिर भी आपको बीमारी आ रही है, तो आपने इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए मान लो कोई सिस्टम है, विटामिन की गोलियां हैं, वो आपने खानी शुरू कर दी, और खाते हैं लोग, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, फिर रोग क्यों आते हैं, फिर बीमारियां क्यों आती हैं? उसका एकमात्र कारण यह है कि बीमारियों का आधार इम्यूनिटी है ही नहीं। इम्यूनिटी तो एक ऐसा कंपोनेंट है आपकी बॉडी में जो कि अगर बीमारी आ रही है तो उसको रोकने की कोशिश करता है। और बीमारियां 99% बीमारियां, जो रोग आते हैं, वो आते हैं व्यवहार ज्ञान के मिसिंग होने के कारण, गलत व्यवहार ज्ञान के कारण। लर्निंग एफिशिएंसी पुअर होती है तो आदमी व्यवहार ज्ञान सीख नहीं पाता, और व्यवहार ज्ञान सीख नहीं पाता तो वो पकड़ नहीं पाता, उसको उपयोग नहीं कर पाता, और वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो रोल यहां पर इम्यूनिटी का नहीं है, रोल है यहां पर व्यवहार ज्ञान का। किसी ने मेरे को गाली दे दी और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसको पीट दिया, और केस चला गया कोर्ट में। किसी ने सलाह दे दी कि उसने तेरे को ये किया, तू कोर्ट में जा, पुलिस में रिपोर्ट कर दे। उसने जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दी। और वेस्टर्न कंट्रीज का तो ये हालत हो चुकी है कि एक 10 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा पुलिस में फोन कर देता है कि आज मेरे को मेरे पेरेंट्स ने जो भोजन खाना दिया वो मेरे स्वाद का नहीं था, मैंने पिज्जा खाना चाहता था मैं, और उन्होंने मेरे को बर्गर दे दिया, तो मेरे 911 पुलिस में कंप्लेंट कर दी। इमेजिन कि सिचुएशन कहां तक जा चुकी है। व्यवहार ज्ञान के मिसिंग होने का परिणाम क्या क्या है? बच्चे घर से भाग जाते हैं, तो व्यवहार ज्ञान इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। और इसके लिए नए नए सिस्टम, नए जो ये है अपना जीवन की जो मेन फेजेज है वो डिवाइड करके, और किस फेज में क्या सीखना चाहिए उसके प्रोसीजर्स सारे के सारे दे दिए हैं। और ये व्यवहार ज्ञान का जो चक्र था वो दिया राम जी ने, अयोध्यापति राम ने। राम 3 हुए हैं, ये पहले भी बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो वो दिया निष्ठा चक्र के माध्यम से। निष्ठा चक्र राम राज्य ज्ञान का, निष्ठा चक्र मतलब निष्ठा चक्र पर आधारित राम राज्य ज्ञान, और उसके 7 पार्ट्स हैं, 7 फेजेस ऑफ लाइफ डिफाइन किए राम राज्य ने। और यदि उनको आप समझते हो तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन कहीं पे जिंदगी में आ नहीं सकता, और आपको सारा गणित, सनातन कल्चर का जो गणित है, यानी प्रैक्टिकल सनातनता, यानी आप अपने जीवन को सनातन बना सकते हो। सनातन मूर्ति लगाने से सनातन नहीं होता। सनातन तो एक ऐसी चीज है जो कि आपको, आप देखो कि क्या लोग विष्णु को भूल पाए?
सोचकर देखो कि क्या लोग ब्रह्मा को भूल पाए, महेश को भूल पाए, शंकर को कोई ऐसा है कि जो शंकर को ना जानता हो? कोई और को देवताओं की जब बात करें तो कितने देवताओं को जानते हो आप? मुश्किल से 2 4 5, जबकि 33 करोड़ है देवी देवता, पर आप 2 4 5 को भी नहीं जानते। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि ये सनातन है तो इनको सब जानते हैं और हमेशा जानते रहेंगे, कभी निकल ही नहीं सकते आपकी लाइफ से, जा ही नहीं सकते, हमेशा रहेंगे। तो सनातन का मतलब यही है कि जो हमेशा रहते हैं, अनंत, हमेशा रहते हैं, उनकी प्रेजेंस हमेशा रहती है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है व्यवहार ज्ञान में निपुण होना, प्रवीण होना, हर लिहाज से व्यवहार ज्ञान में गलती ना करें। मैं कोई भी अपने व्यवहार ज्ञान में कोई गलती ना कर दूं, क्योंकि वो गलती बहुत महंगी बैठती है। अगर आपने अपने व्यवहार ज्ञान में गलती की तो वो आपको महंगी बहुत बैठेगी, और अगर गलती नहीं करी है तो लोग चाहे गलती मानते हो या ना मानते हो, लोगों की प्रॉब्लम है बेचारों की, वो कौन क्या समझता है, वो तो अपनी अपनी है ना, समझ तो सबकी। अगर व्यवहार ज्ञान, वो कहते हैं समता, बराबरी का हिस्सा वो होना चाहिए, तो जिनका व्यवहार ज्ञान जैसा है वो बराबरी में अपने आप आ जाते हैं, एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। जेंडर इक्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन होता है। जो आपके व्यवहार ज्ञान को डिस्टर्ब कौन करता है पता है आपको? कि आपके व्यवहार ज्ञान को डिस्टर्ब ही जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन करता है। अगर आपके अंदर जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, अगर आपको पता है आपका जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, और अगर आपने उसको समझ लिया और उसका कितने डिग्री की है मेजरमेंट, और उसको मैनेज करना सीख लिया, वही व्यवहार ज्ञान है। व्यवहार ज्ञान इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज कॉल्ड फेम मैनेजमेंट, फीमेल मेल मैनेजमेंट। शिखंडी बनने का कोई फायदा नहीं है किसी को भी, ना मेल को ना फीमेल को, बेकार है, युद्ध ही होगा। अगर शिखंडी बनने की कोशिश कोई भी करेगा तो युद्ध ही होगा। घरों में जो ये लड़ाइयां चलती हैं, इसका मूल आधार ही यही है कि शिखंडी बनने की कोशिश में लगे रहते हैं सारे, नहीं तो लड़ाई का कोई काम ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। किसी भी घर में कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती अगर शिखंडी बनने की कोशिश ना करी जाए तो। अपना जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन समझ जाए और उसको मैनेज करना सीख ले। कब कौन सा जेंडर डिस्टर्ब कर देगा, फिजिकल जेंडर कब डिस्टर्ब कर देगा, मेंटल जेंडर कब डिस्टर्ब कर देगा। तो फेम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि कौन सा जेंडर डिस्टर्ब करने लगा है वो मेरे को समझ में आ जाए और उसको मैं कंट्रोल कर लूं। वो कहते हैं मन को कंट्रोल करो, तो मन को कंट्रोल करना तो बेकार है, वो अन्यानी सभ्यता की देन थी। ऐशो सभ्यता में तो वो कहते हैं कि कौन सा जेंडर तुम्हारा डिस्टर्बिंग करने वाला है उसको कंट्रोल कर लो, वही है फेम मैनेजमेंट। अगर आप व्यवहार ज्ञान सीखना समझना चाहते हैं तो ये करना ही पड़ेगा। और एक ना वो भजन था, वो अश्विनी सुगंध वाला, है क्या आपके पास? उसको सुना सकते हैं क्या? सुना दे।
हो गया जी, प्रणाम जी। तो देखो ये पोएम मैंने अब सुनवाई आपको लोगों को, तो इसका मतलब क्या है पता है? ये जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है क्लियरली। हर इंसान, वो कहते हैं ना कि सूर्य की तरह चमको। आज तक कभी किसी ने कहा कि चांद की तरह चमको? भाई यू शुड लुक क्लियरली विजिबल इन दी सोसाइटी, अलग से दिखना चाहिए आपको। वो मैं फर्स्ट आया क्लास में होता है ना, मैं फर्स्ट आया मतलब सूरज की तरह चमक रहा है। और सूर्य को क्रूअल किंग कहा गया है। सारा दिन तो सूरज रहता है, तो बाकी किसी की हिम्मत नहीं होती कि बाहर आ जाए। गर्मी इतनी लगती है कि 2 मिनट के बाद कहते हैं पेड़ के नीचे बैठ जाओ या एसी चलाओ, कमरे के अंदर बैठ जाओ। तो नंबर 1 अगर कोई बनता है तो उससे सारे डरने लगते हैं। सोचो, नंबर 1 जो बनता है उसको, उससे डरने लगते हैं सारे के सारे। क्यों? और नंबर 1 कोई ना कोई तो बनेगा ही। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया पता है? लोगों ने नीचे से नंबर 1 बनना शुरू कर दिया। अब यार, अब प्रॉब्लम तो रही ना वही कि नंबर 1 तो नंबर 1 है ना, चमके। जो फेल, मान लो 30 बच्चे थे, उसमें एक फेल हो गया तो वो भी सबको दिखेगा, और जो टॉप किया जिसने वो भी सबको दिखेगा। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? सोचकर देखो, दोनों में फर्क क्या हुआ? तो सूर्य बनने में, हर कोई सूर्य बनाना चाहता है तुम्हें, सूर्य बनना नहीं है। व्यवहार ज्ञान ये कहता है कि भैया सारे तारे बन जाओ। अब सारे अगर तारे बन जाओगे तो बढ़िया रहोगे, मौज में रहोगे सारे के सारे। तो टुगेदरनेस, एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड टुगेदरनेस। मतलब साथ साथ सबका विकास का मतलब क्या है? कि सूर्य बनने की जरूरत नहीं है, तारे बन जाओ। तो और तारों को जमीन पे उतारने की जरूरत नहीं है, जो जहां है वहीं पर ठीक है। इसलिए व्यवहार ज्ञान को एटलीस्ट समझना शुरू करो, और जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को समझना शुरू करो। व्यवहार ज्ञान की डिस्टरबेंस का जो रूट कॉज है वो है जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन। व्यवहार ज्ञान की डिस्टरबेंस का रूट कॉज। और व्यवहार ज्ञान सीखने के लिए 7 फेजेस ऑफ लाइफ, यानी निष्ठा चक्र। अगर ये 2 रास्ते समझ करके उपयोग करना करोगे तो ऑटोमेटिकली तारे बन जाओगे। चंद्रमा बनने की भी जरूरत नहीं है, सूर्य बनने की भी जरूरत नहीं है। चंद्रमा बनोगे तो रोज घटते बढ़ते रहोगे, सूर्य बनोगे तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। सूर्य से बचने के लिए पेड़ लगा लेते हैं लोग, छतरी लगा लेते हैं ना, छतरी पेड़ ही है। तो सूर्य और चंद्रमा नहीं बनना, और तारे बनकर ही व्यवहार ज्ञान सीखोगे, समझोगे, तभी आप तारों की गिनती में आ सकते हो। तो तीनों का फर्क मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा काफी हद तक, पर कोई बात नहीं, चर्चा चलती रहेगी। अब समय भी हो गया है सत्र को समाप्त करने का, कृष्णेंद्र कथा को। और एक कोई और भजन, वो कृष्णांश आरती अगर गाने तो अच्छा रहेगा जी।
दिव्य व्यवहार विशेष चर्चा विश्लेषण तथा उन्होंने बताया कि व्यवहार के हम हरेक काल के लिए जीवन के लिए पाते हैं या संपूर्ण आयु विवाह वाला जो काल है सभी अलग अलग है। हमें सीखना ही पड़ेगा ठीक है। अब हमें व्यवहार शायद आप निष्ठा से ही हम व्यवहार ज्ञान सीखते हैं जो कि श्री राम है और इसी मर्यादा कहा व्यवहार ज्ञान की समझ थी ऐसा जीवन से के अलावा ने ये बताया टेक्नोलॉजी के बारे में और ये जानकारी क्या के आगे आने वाले चलते हम कृष्ण में करते और श्री सिद्धांत बाबा से जुड़े रहे भगवान के माध्यम से या आप कर सकते हैं दर्शक के लिए तो आप जरूर करें और इसको लाभ है। आज हमारे साथ के ये कोई हमारे मिलते हैं और होने वाले हैं इनका नाम है निश्चय हमारे और ये डिप्लोमा कंप्यूटर जी ये भी आपके संभाल कर चुके हैं यानी आप इसे कह सकते हैं और आगे तबला बजाते हैं अभी और इसके अलावा और मैंने जैसे साल 2016 से लगा आज के आज
प्रणाम।